हेलो फ्रेंड, लीड अप माइंड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है राष्ट्रकूट वंश। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रकूटों का मूल निवास लाटूर था। राष्ट्रकूटों का मूल निवास लाटूर के जिला बीदर था, लेकिन बाद में एलिचपुर बरार में इस वंश का स्थापना हुआ। दोस्तों, राष्ट्रकूट जो था बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। जब बादामी के चालुक्य जो है धीरे धीरे निर्बल होते गए, उनकी शक्ति क्षीण हो गई, तो उन पर जो है अधिकार जमाकर दंती वर्मन ने राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया। दंती वर्मन को दंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसने 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया। इसने चालुक्य शासक कीर्ति वर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया। अपनी राजधानी मान्यखेड़ में स्थापित किया, जिसे मालखेड़ के नाम से भी जानते हैं। इसने अपनी राजधानी मानलेखेड़ में स्थापित किया। दोस्तों, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल्याणी का चालुक्य, जिन्होंने राष्ट्रकूटों का पतन करके कल्याणी के चालुक्य का स्थापना किया था। वो तैलव द्वितीय था। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। दंती दुर्ग ने उज्जैन में एक यज्ञ करवाया था, जिसे हिरण्यगर्भ के नाम से भी जाना जाता है। दंती दुर्ग ने उज्जैन में एक यज्ञ करवाया था, जिसे हिरण्यगर्भ के नाम से जाना जाता है। और इस यज्ञ में इन्होंने महादान का काम किया था, बहुत सारा दान किया था। इस यज्ञ में प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। दोस्तों, आप सोचिए, एक राजा जो है द्वारपाल का काम करता है इस यज्ञ में। इसका मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि राष्ट्रकूट वंश बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। इसका शक्ति और सम्मान जो बढ़ चढ़ के था। इसके दंती वर्मन के बाद जो अगला शासक होता है वो होता है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में शासक बना। ये दंती दुर्ग का चाचा था। इसने बादामी के चालुक्यों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। दंती वर्मन ने केवल पराजित किया था, अधिकार किया था, लेकिन इसने क्या किया, बादामी के चालुक्यों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। इसने बेंगी के चालुक्य तथा मैसूर के गंगों को भी पराजित किया। बेंगी के चालुक्य और मैसूर के गंगों को भी पराजित किया। अपनी प्रभु सत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण इसने करवाया। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्ण प्रथम के बाद जो अगला शासक आता है वो है ध्रुव। ध्रुव 780 ईस्वी में शासन संभाला। ये गोविंद द्वितीय का पुत्र था। दोस्तों, ये गोविंद द्वितीय का पुत्र था। बीच में गोविंद द्वितीय जो एक शासक बना था, छोटा सा। इसने उत्तरी भारत के अधिपत्य के लिए एक योजना चलाया। अभी तक जो राजा थे वो दक्षिण भारत से लड़ रहे थे, लेकिन इसने उत्तरी भारत के अधिपत्य के लिए एक योजना चलाया। इसने त्रिसत्तात्मक संघर्ष में हस्तक्षेप किया। दोस्तों, त्रिसत्तात्मक संघर्ष का मतलब त्रिकोणीय संघर्ष का एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है, उसको आप जरूर देखिएगा। इसने त्रिसत्तात्मक संघर्ष में हस्तक्षेप किया और प्रतिहार नरेश वत्सराज जो झांसी में थे उनको पराजित किया। पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है, इन दोनों को पराजित करके गंगा और यमुना पर इसने अपना अधिकार जमा लिया। उत्तर के सफल अभियानों के पश्चात ध्रुव ने अपने राज्य चिन्ह पर गंगा और यमुना का प्रतीक चिन्ह के रूप में मान्यता दी। क्योंकि इसने गंगा और यमुना पर अधिकार कर लिया, तो इसने अपने राज्य चिन्ह पर गंगा और यमुना को भी प्रतीक चिन्ह के रूप में मान्यता दी। आगे देखते हैं। अगला शासक जो है गोविंद तृतीय। इसने हिमालय तक सैनिक अभियान चलाया। दक्षिण में पल्लव, पांड्य, केरल, गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त किया। इन सबको पराजित किया और इनके द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त किया। यहाँ तक कि गंग राजाओं को भी, गंग बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही वीर होते थे, उनको भी ध्वस्त कर दिया। मालवा, कौशल, कलिंग के राजाओं को भी पराजित किया इसने। बहुत ही माइंडेड था, बहुत ही शक्तिशाली था। ठीक, आगे देखते हैं। पाल शासक धर्मपाल और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को भी पराजित कर दिया। बहुत लोगों को पराजित किया, अपना साम्राज्य बहुत ज़्यादा बढ़ाया। इसके बाद जो शासक आता है अमोघ वर्ष। इसके समय में साम्राज्य ऑलरेडी बढ़ चुका था, साम्राज्य बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यह राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक था। यह कर्क के संरक्षण में शासन किया। क्योंकि ये अल्प उम्र का था, कम उम्र का था। इसने कर्क के संरक्षण में शासन किया। इसने कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ का रचना भी किया, जिसका नाम था कविराज मार्ग। क्योंकि लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं, साम्राज्य जो है बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया था। और जब लड़ाई करने की जरूरत नहीं रहती है, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं रहता, वहाँ लोग शिक्षा पर ध्यान देते हैं, संस्कृति पर ध्यान देते हैं। ठीक, तो इसने कविराज मार्ग की रचना की। इसने अपना
इसने अपने दरबार में अनेक विद्वानों को आश्रय दिया। अपने दरबार में अनेक विद्वानों को आश्रय दिया, जैसे जिनसेन आदि पुराण से संबंधित थे। महावीराचार्य गणितसार लिखा इन्होंने। इसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। अमोघ वर्ष जो था, लास्ट में क्या होता है, ये तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर देता है। अमोघ वर्ष जैन धर्म का उपासक था, लेकिन हिंदू देवी देवता में भी मान्यता रखता था। यहाँ तक कि ये लक्ष्मी का बहुत ही पुजारी था। यहाँ तक मान्यता है कि इसने अपनी उंगली को काटकर लक्ष्मी जी को चढ़ा दिया था। इसके बाद अगला जो शासक आता है इंद्र तृतीय। इसने प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया। इसने प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया तथा 915 ईस्वी में कन्नौज की लूट के बाद यह और भी प्रसिद्ध हो गया। कन्नौज के लिए त्रिकोणी संघर्ष हो रहा था। कन्नौज की लूट के बाद यह और भी प्रसिद्ध हो गया। इसी के समय अल मसूदी भारत आया था। एक यात्री था अल मसूदी, इसी के समय भारत आया था। ये एग्जाम्स में आ सकते हैं कि अल मसूदी किसके समय में आया था, तो इंद्र तृतीय के समय राष्ट्रकूट वंश में भारत में आया था। इसके बाद जो अगला शासक बनता होता है कृष्ण तृतीय। इसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की। इसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की और तंजय कुंड की उपाधि धारण की। इसने तंजौर को हराया। इसने तंजौर को जीत लिया था। इसने चोल नरेश को भी परास्त किया। किसने? कृष्ण तृतीय ने चोल नरेश को भी परास्त किया। इसकी सेनाएं सुदूर दक्षिण तक गई तथा इसने रामेश्वर में एक विजय स्तंभ स्थापित किया। अपने विजय के उपलक्ष्य में रामेश्वर में एक विजय स्तंभ भी स्थापित किया। इनके दरबार में एक पुण्य नामक कवि रहते थे, जिसने शांति पुराण नामक पुस्तक की रचना की थी। तो पुण्य नामक कवि किसके दरबार में आते थे? कृष्ण तृतीय के दरबार में आते थे। कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद इसके उत्तराधिकारियों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। जब उत्तराधिकारियों के बीच युद्ध शुरू हो जाए तो समझ लीजिए राज्य का पतन हो रहा है। तो उसी तरह इनके समय में भी हुआ कि कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारियों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। अगला शासक जो है कर्क द्वितीय। चालुक्य राजा तैलभ द्वितीय ने यहाँ पे से चालुक्य जो है तैलभ द्वितीय चालुक्य वंश का स्थापना करता है। ठीक है, चालुक्य राजा तैलभ द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को परास्त करके राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया तथा 973 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना किया। किसने किया? तैलभ द्वितीय ने। किसको मार के? कर्क द्वितीय को मार के। आगे देखते हैं एलोरा एवं एलिफेंटा। एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। एलोरा एवं एलिफेंटा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ? राष्ट्रकूटों के समय में। ये मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं, इसमें से 1 से 12 तक बौद्धों का है। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें से 1 से 12 तक बौद्धों का है और 13 से 29 तक हिंदुओं का एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध गुफा जो है विश्वकर्मा गुफा है, जो गुफा संख्या 10 है। यह विश्वकर्मा गुफा है जो सबसे प्रसिद्ध है। इसमें एक चैत्य है, वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं। गुफा नंबर 15 में विष्णु के नरसिंह के रूप में दिखलाया गया। गुफा नंबर 15 में विष्णु के नरसिंह के रूप में दिखलाया गया। बस दोस्तों, आज राष्ट्रकूट वंश का ये चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।